सेल स्लो मूविंग आइटम। ये स्लो मूविंग आइटम कौन सी होती है? ऐसी आइटम जो बहुत कम सेल हो रही है। मैंने बनाई थी, मैंने प्रोड्यूस की या मैंने ख़रीदी थी, अब आज ये बिकी, अब 2-2 3-3 महीने बिकी नहीं रही है, फिर कहीं पे जाके कोई एक ऑर्डर आ गया, फिर 2-3-4 महीने नहीं बिकी। तो अब हमने मजबूरन उसको क्या किया, हमने उसके ऊपर सेल लगा दी। अब सेल लगा के हमने क्या किया, हमने कहा कि यार अब हमने जितनी कॉस्ट में आई है ना, हमने उतने के ऊपर बेच देना। इसका मतलब मुझे कैश आएगा कितना, उतना ही जितनी मेरी कॉस्ट है। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, दो अब एंट्रीज आपकी परपेचुअल सिस्टम के तहत, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अब ये भी 80 का गया और ये भी 80 के ऊपर। अब आप इसका इफेक्ट चेक कर लें जी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। अब इसका इफेक्ट देखना जी, कैश के डेबिट होने से कोई जीपी के ऊपर इफेक्ट नहीं, सेल्स के क्रेडिट होने से जीपी के ऊपर इफेक्ट यस पड़ता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्रेडिट डेबिट होने से जीपी पे इफेक्ट पड़ता है, इन्वेंटरी के क्रेडिट होने से जीपी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब सेल क्रेडिट हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हुई है, जब दोनों एक ही वैल्यू के साथ डेबिट और क्रेडिट हो रही हैं तो फिर जीपी के ऊपर इफेक्ट नहीं आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा जी बताएं बच्चों? यहाँ पे तो डिक्रीज लिखा हुआ है। अब ज़रा वो वाली बात जो मैंने आपको बताई है बच्चों, काम कर देखा करो। क्या करके देखा करो? काम करके देखा करो। यहाँ पर आ जाओ, सेल लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो, जीपी लिखो। ठीक है, 1000 की सेल थी, 800 का प्रॉफिट था, 200 का 800 की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, 200 प्रॉफिट था, और जीपी परसेंटेज की बात हो रही है 200 तकसीम 1000 यानी कि 0.2 आपकी थी। अब आपने इसमें से भी 80 निकाल देने हैं, इसमें से भी 80 निकाल देने हैं। आपकी हो गई 920 की सेल, 720 का कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट वही है। प्रॉफिट में चेंज नहीं है लेकिन सेल्स में तो चेंज है ना। तो 200 तकसीम 920 करोगे तो क्या होगा? 21%, 0.22%। तो मेरी क्या हो जाएगी? जीपी रेशो बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल कम हो गई है, जीपी सेम रहेगा। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल सेम है तो जीपी सेम, और सेल्स कम हो गई। सेल्स कम हुई या बढ़ी है? और सेल्स बढ़ी है यार, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ी है, कोई मसला नहीं है, मैंने गलती कर दी है। प्रॉफिट तो सेम रहना है, 1080 और 880 तकसीम 1080। आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया है, न्यूमिनेटर सेम है। तो कम हो जाएगी, 200 तकसीम 1080, क्रेडिट में क्रेडिट एड 18% आ जाएगी। सो दिस विल डिक्रीज। अब प्लस माइनस करना भी सही तरीके से आना चाहिए आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट नेट मार्जिन। जो सा जीपी के ऊपर इफेक्ट आएगा वही नेट प्रॉफिट के ऊपर आना है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, सेम इफेक्ट आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। दरमियान में और कोई चेंज नहीं है, सेल्स भी उसी तरीके से बढ़ रही है। करंट रेशियो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। क्या करंट एसेट्स चेंज हो रहे हैं? यस चेंज हो रहे हैं। डेबिट भी हुए, क्रेडिट भी हुए, कहानी के अंदर गई, करंट एसेट सेम, लिहाजा नो इफेक्ट। स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट ओवर एवरेज इन्वेंट्री। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है? यस बढ़ रही है।
क्या इन्वेंट्री भी बढ़ कम रही है? एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो रही है, इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है। लेकिन यहाँ पे वन सेकेंड सोचना पड़ेगा कौन सी चीज़ कितनी कम ज़्यादा हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स से मेरी थी 800, एवरेज इन्वेंट्री थी मेरी 200। अब एवरेज इन्वेंट्री में भी एवरेज निकालनी है तो भी आप कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक से था 220, क्लोजिंग स्टॉक था 180 तकसीम 2। 220 जमा 180 तकसीम 2, 200 आ गया। अच्छा, अब ये 4 टाइम्स आंसर आ गया। अब अगर इसके अंदर मैं इफेक्ट लेकर आऊँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होने से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई, 880 की हो जाएगी। और एवरेज इन्वेंट्री क्रेडिट होने से मेरा स्टॉक 180 की बजाय कितना रह गया, 100 का रह गया। तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी 220 जमा 100, 80 के साथ कम हो गई इन्वेंट्री तकसीम 2। मेरी एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, 220 जमा 100 तकसीम 2। एवरेज इन्वेंट्री मेरी कम हो जाएगी 160। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो क्या इफेक्ट आएगा, ये बढ़ जाएगी। तो हमेशा क्या करो, फार्मूला लिखकर उसका इफेक्ट देखो। अगर इस तरीके से चीज़ आ जाती है तो फार्मूला नहीं लिखोगे तो रफ वर्क होगा, जितने मार्क्स आने वो भी नहीं आएंगे, वो तुक्काशाही होगी। और जनरल एंट्री की बेसिस के ऊपर चलें, ज़्यादा आसानी से ज़्यादा करेक्ट आंसर आप करेंगे। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, नेट प्रॉफिट ओवर नॉन करंट एसेट। जो जीपी के ऊपर नॉन करंट एसेट आपके कोई कम ज़्यादा नहीं हो रहे, नॉन करंट एसेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट का इफ़ेक्ट आपका प्रॉफिट भी अप डाउन नहीं हो रहा, सेम है। ना नॉन करंट एसेट चेंज हो रहे हैं, ना नेट प्रॉफिट चेंज हो रहा है, क्योंकि जीपी सेम रहा है तो नेट प्रॉफिट भी सेम रहेगा, तो लिहाजा नो इफेक्ट आएगा। क्विक रेशो करंट एसेट्स के ऊपर इफेक्ट आया, इन्वेंट्री के ऊपर भी इफेक्ट आया, और इन्वेंट्री को तो वैसे ही साइड पर लाइन कर देना है। मीन्स इन्वेंट्री का इफेक्ट तो आपने लेना ही नहीं है, सिर्फ आपने अदर देन इन्वेंट्री का इफेक्ट लेना है। तो अदर देन इन्वेंट्री, क्या कैश आपका बढ़ रहा है, यस, आपकी करंट एसेट बढ़ जाएंगी, और करंट लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगी। कैश बढ़ गया, अदर देन इन्वेंट्री करंट एसेट बढ़ गए, तो करंट एसेट बढ़ने से, करंट लायबिलिटी सेम रहने से मेरा न्यूमरेटर बढ़ गया, तो मेरी क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री मींस टोटल करंट एसेट में से इन्वेंट्री को साइड लाइन कर दो, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। मेरे पास कैश आ रहा था, डेटर्स आ रहे थे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज आ रही थी। मेजरली कैश था मेरे पास 100, डेटर थे मेरे पास 200, और करंट लायबिलिटी थी 150। तो अब मेरे पास 80 के साथ कैश बढ़ गया। अब आपके पास 100 जमा 200 जमा 80 हो गया तकसीम 150, न्यूमरेटर मेरा बढ़ गया। सो मेरी क्विक रेशो बढ़ जाएगी।